प्रधानमंत्री ने किया स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ। 4,09,000 संपत्ति मालिकों को प्रदान किया गया ई कार्ड। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मित्र योजना को मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस। कोर्ट प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिला सिल्वर अवार्ड। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत चंदपुरी में कौशल्या माता मंदिर का शुभारंभ कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत के पुनर्विकास की प्रतिज्ञा के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे ग्राम पंचायतों के असाधारण कार्यों को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण के शुभारंभ अवसर पर ये बातें कही। इस अवसर पर 4,09,000 संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाने के साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की भी शुरुआत हो गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पंचायती राज मंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस कठिन समय में कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मई और जून के महीनों में मुफ्त राशन मिलेगा। इस योजना से 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे और केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा, इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने उन 6 राज्यों में स्वामित्व योजना के प्रभाव को रेखांकित किया जहां इसे केवल 1 वर्ष के भीतर शुरू किया गया। इस योजना के तहत पूरे गांव की संपत्तियों का ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाते हैं। आज 5,000 से अधिक गाँव में 4,09,000 लोगों को ऐसे ई संपत्ति कार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश का उल्लेख करते हुए पंचायतों को विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विकास के पहिए को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए लागू की जा रही है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना है। इस योजना के तहत 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए अगले 5 सालों में 4,445 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
पीयूष गोयल ने कहा कि यह कदम पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित हैं। इस 5F विजन में फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन टू शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस पे चिंता करते हुए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। जैसा मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी ने बताया, 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसी तरह बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का भी फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हर साल की तरह रेलवे के 11,56,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का भी फैसला लिया है। बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे, और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा, और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वे जल्दी इन समस्याओं को पहचान सकें और बच्चों को उचित परामर्श या उपचार के लिए भेज सकें। यूनिसेफ की वैश्विक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ को जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य की समझ को शामिल किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय उन्होंने भी मानसिक तनाव से बचने के लिए कई उपाय किए थे। उन्होंने कहा कि योग, प्राणायाम तथा साइकिल चलाने से उन्हें इस तनाव को कम करने में मदद मिली। ये क्राइसिस हो रही थी, ऑक्सीजन के लिए क्राइसिस हो रही थी। सभी स्टेट से कॉल आते थे, स्टेट के मिनिस्टर का कॉल आता था। हर दिन सुबह से मैं उठता था और शाम तक कोई किसी का इंडिविजुअल कॉल आ जाता था कि हॉस्पिटलाइज है मेरी माँ और ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं जब सुनता था तब मैं भी मेंटली ट्रेस में आ जाता था। ये ट्रेस का सॉल्यूशन कैसे लाए हम, ट्रेस से हम कैसे निकले? तो मैंने भी उस वक्त ये रास्ता निकाल लिया था कि सुबह में उठ के मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे साइकिलिंग करने लगा। रेगुलर साइकिलिंग करता था, डीप ब्रीदिंग करता था, उठ के योगा करता था, तो उससे मुझे उससे रिलीव होता था। श्री मांडविया ने कहा कि सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान परिवार होता है और परिवार को चाहिए कि वे बच्चों को इस तरह की किसी भी समस्या से उभरने पर उसके बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि आजकल परिवार में बच्चों और बड़ों में बहुत कम बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अंतर्निहित तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य और कुशलक्षेम से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में करीब 14% बच्चे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि यास्मीन अली हक ने कहा कि भारत में बच्चे चुनौतीपूर्ण समय से गुजरे हैं और महामारी के जोखिम तथा पाबंदियों को उन्होंने झेला है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर महामारी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में हम जो
जानते हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यूनिसेफ और गॉलप द्वारा 2021 की शुरुआत में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बच्चे मानसिक समस्याओं के लिए मदद मांगने में संकोच करते हैं। 21 देशों में 20,000 बच्चों और वयस्कों के बीच यह अध्ययन कराया गया था। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र द्वारा ई कोर्ट, ई हॉस्पिटल, ई ऑफिस सर्विस प्लस आदि 7 प्रोजेक्ट पर अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में संचालित ई कोर्ट प्रोजेक्ट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड समारोह 1 अक्टूबर को वर्चुअल आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में NIC के प्रभारी एवं साइंटिस्ट C संजय कुमार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ई कोर्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत हाईकोर्ट, जिला कोर्ट और तालुका कोर्ट में केस इंफॉर्मेशन सिस्टम का नवीनतम संस्करण स्थापित किया गया है, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। केस इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रत्येक स्तर के कोर्ट का डाटा कहीं से भी इंटरनेट में एक्सेस कर ऑनलाइन केस स्टेटस देख सकते हैं। ई कोर्ट का एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। कोई भी यूजर ऐप के माध्यम से अपने केस स्टेटस की जानकारी ले सकता है। श्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कियोस्क मशीन लगाया गया है और लगभग सभी जुडिशियल सेक्शन को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला व तालुका कोर्ट में भी कियोस्क मशीन उपलब्ध है, जिससे कोई भी पक्षकार अपने केस का स्टेटस देख सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इस उपलब्धि में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा का सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन रहा। हाईकोर्ट कंप्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मुनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन एवं हाईकोर्ट के सभी तकनीकी अधिकारी कर्मचारी का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई के लिए नया नियम बनाया है। इसके तहत वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने और दंड लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रोत्साहन के रूप में ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क में छूट होगी, जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में वाहन जमा कराने के प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे। क्या कुछ खास है इस अधिसूचना में, आइए जानते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को पुराने, ज्यादा ईंधन खपत वाले और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो वाहन मालिक पुराने वाहनों की फिटनेस आदि कराने का प्रयास कर उन्हें सड़कों पर उतारने का प्रयास करेंगे, उनको हतोत्साहन संबंधी योजना के तहत वाहन के पंजीकरण आदि के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। नई नीति अगले साल 1 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्क्रैप किए गए वाहनों के बारे में उसके मालिक को एक प्रमाण पत्र देगी, जिसके तहत वाहन मालिक को नए वाहन की खरीद पर उसके पंजीकरण के लिए शुल्क में छूट मिलेगी। इसी तरह 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहन। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है, जो किसी दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने में योगदान करेंगे। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परोपकारी व्यक्ति को अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकेगा। प्रत्येक दुर्घटना में सहायता के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपए होगी।
छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों को संजोने मां कौशल्या के आंगन में समारोह की भव्य तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार 7 अक्टूबर को चंदखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही श्री बघेल माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय भव्य समारोह में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। स्थानीय लोक कलाकार और मानस मंडलियां भी समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर भगवान श्री राम के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ भ्रमण पथ के महत्वपूर्ण स्थानों को राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत चंदखुरी गांव में स्थित प्राचीन कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर को विकसित करने के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में भगवान राम और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के अलग अलग जगहों पर वनवास के दौरान आगमन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री राम से प्रेरित कहानियां और गीत यहाँ के समुदायों में पीढ़ियों से सुनाए और गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल और उनकी माता कौशल्या का जन्म स्थान है। राजधानी रायपुर के करीब स्थित चंदखुरी गांव के प्राचीन कौशल्या माता मंदिर में आयोजित उद्घाटन समारोह में संगीत नृत्य के अलावा लेजर शो और एलईडी रोशनियों के जरिए भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो के जरिए दर्शक भगवान राम के वनवास और वन गमन पथ की कहानियां सुन और देख सकेंगे। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के उद्घाटन समारोह में नृत्य, संगीत, लेजर शो और एलईडी रोशनियों के जरिए प्रभु श्री राम के वनवास एवं छत्तीसगढ़ में उनके प्रवास की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। उद्घाटन समारोह में जाने माने गायक, संगीतकार शंकर महादेवन, पद्मश्री भारती बंधु, गायिका कविता वासनिक अपनी प्रस्तुतियां देंगी। प्रभु श्री राम के भक्ति गीतों को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने वाली मानस भजन मंडली नंद कुमार साहू, मुंबई स्थित फ्यूजन बैंड कबीर कैफे के साथ प्रसिद्ध गायिका सुकृति सेन भी जुगलबंदी में देखने को मिलेंगी। भारतीय रॉक बैंड इंडियन ओशन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किया गया गीत प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही मुंबई स्थित प्रसिद्ध एक्रोबेटिक नृत्य समूह वी अनबीटेबल द्वारा प्रभु श्री राम पर आधारित विशेष नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।